हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपना वेक्टर चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। वेक्टर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास 11th की फिजिक्स में है, क्लास 12th में है और आपका हर सब्जेक्ट्स में है। बीटेक, बीएससी जो भी आप कुछ करते हो सब में आपका वेक्टर काम आएगा। तो वेक्टर के बेसिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चंस भी साथ ही साथ कराते चलूंगा जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके थोड़े बेसिक्स वीक हैं तो आप क्लास 9 का मोशन चैप्टर कर लो। वहाँ सब सारी टर्म्स आ जाएंगी जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स? हमें वेक्टर की जरूरत क्या है? तो जरूरत हम यहां से पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी हर एक चीज जिसे हम मेजर कर सकें, जिसे हम माप सकें। ठीक है, 10 इसका एग्जांपल्स कुछ है, लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आप माप सकते हो। आप डिस्टेंस नाप सकते हो, स्पीड नाप सकते हो, टाइम नाप सकते हो। ठीक है, ये सब आप मेजरेबल है। अब इसके अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी में ऐसी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होती है यूनिट। समझ नहीं आया? करते हैं आगे बात। मैं आपसे कहता हूं कि आप जाओ और बाहर से जाकर मेरे लिए एप्पल्स लेके आओ। ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि खाली एप्पल्स लेके आओ, तो आप क्या समझ जाओगे कि मैंने कितने एप्पल्स मंगाए हैं और एप्पल ही मंगाया है, क्या मंगाया है? ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 किलो एप्पल चाहिए जिनका मास है 2 किलो, तो आपको कैसे पता चला कि ये 2 किलो है? जब मैंने दो का वर्ड का यूज किया तो वो दो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और जब मैंने केजी लगाया तब आपको पता चला कि उसकी यूनिट क्या है? केजी। इसी तरीके से आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ यूनिट मिलेगी और मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान लो आपकी मम्मी ने आपको बुलाया और कहा जाकर आप शॉप से वेजिटेबल लेकर आओ। ठीक है, खाली ये कहा और ये बता दिया कि वो शॉप 5 मीटर दूर है। ठीक है, आप क्या करोगे? अपने गेट से बाहर जाओगे और गेट के बाहर जाकर थोड़ी देर खड़े हो जाओगे। क्यों खड़े हो जाओगे? आप बराबर में देखोगे, इधर देखोगे, ऊपर देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो शॉप वाला है किधर, वेजिटेबल मिलती किधर है। आपकी मम्मी ने डायरेक्शन तो आपको बता ही नहीं। इट मीन्स डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंस प्ले किया ना वहां पे। ठीक है, और यहां से हमें यह पता चलता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और यूनिट्स भी होती है। ठीक है, वहां पर डायरेक्शन की नीड भी होती है और इसी तरह की क्वांटिटीज को हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए ही हमें वेक्टर्स पढ़ने की आवश्यकता आई है। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इन सब के बारे में नहीं पता तो आप मोशन चैप्टर देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है पूरा डिटेल में। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स आते हैं, जो कि है खाली दो टाइप्स की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और वो ओबे करता है लॉज ऑफ वेक्टर को। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस जब अप्लाई हो सकती हैं किसी क्वांटिटी पे, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। चलो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चलता है, बट ये थर्ड वन क्या है, हम इसकी बात करते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, जो कि है 4 मीटर का और उसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? 10 मीटर। मतलब ये 10 मीटर क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और ये ईस्ट क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन हुई। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे, टोटल करेंगे इसका वेक्टर एडिशन। थर्ड पॉइंट क्या था? ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर हम वेक्टर लॉ के द्वारा हम इसको प्लस करते हैं तो आपका क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट 4 + 10 इट मीन्स 14 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर चलता है ईस्ट और 10 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है ईस्ट, 10 मीटर चलता है आपका नॉर्थ। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां से इसके इक्वल नहीं आएगा। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं कैसे निकलेगा। ये एसी पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो आपको कुछ ये इतना आएगा, 116 आएगा। ठीक है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो एक बॉडी चल तो रही है ना, देखो यहाँ पर भी 4 मीटर चली, आगे भी चली, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ आ गया। फिर यहाँ पर ऐसे मतलब डायरेक्शन चेंज करने पर क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इट मीन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसे ही ऐड नहीं कर जाती। ठीक है, उसके कुछ लॉज हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग ही आप वेक्टर क्वांटिटी को प्लस कर सकते हैं।
आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, स्केलर क्वांटिटी के। एडिड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। जो भी आपने आज तक मैथमेटिकल रूल पढ़े हैं, इस तरह बोर्ड मास हो गया और भी कई रूल्स, उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी को अगर आप प्लस करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। बट वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के माध्यम से ही प्लस होगी। अगर आप ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से या फिर एल्जेब्रिक के मेथड से आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो क्या होगा? डिस्टेंस हो गया आपका, मास, स्पीड, ठीक है, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा समझ में तो आपको मोशन चैप्टर देखने की नीड है, बार बार कह रहा हूँ। चलिए, अब आपके पास एक नोट पॉइंट आता है कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। मतलब सारी सारी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो होगी ही, बट क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। मतलब हर एक क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे नहीं हो सकती, अब हम पढ़ लेते हैं इसे। तो आपके दो कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि जिनके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? देखो, एक तो हो गया आपका करंट, एक हो गया प्रेशर। ये इनके पास डायरेक्शन तो होती है, देखो इनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ये वेक्टर अलजेब्रा लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जब आप आगे लॉ पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे फॉलो नहीं करते। मान लो एक 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, और 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, तो ये सीधा सीधा 5 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा। बट अगर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों यूनिट्स आपका फॉलो नहीं करती वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स वाई इट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इजी मत समझना कि खाली हमें एफ लिखा ऊपर एरो लगाया तो हो गया, ठीक है। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से, ठीक है। और इस टेल, इसे हम कह देते हैं टेल या फिर ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसकी जो टेल है फर्स्ट, वैसे हम टेल ही ज्यादा यूज करते हैं, ओरिजिन ऑफ वेक्टर भी यूज कर लेते हैं। इस चीज को कहते हैं हम टिप या फिर हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये जो इस एरो की जो लेंथ होती है ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी इस एरो की, अगर आप मेजर करो, मान लो 3 मीटर है या फिर 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ? ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। और ये जो हेड है ना, ये हेड, ये इस तरीके का एरो के आगे का, ये हमें बताता है डायरेक्शन, ठीक है। ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको आप अभी लिख लीजिए, ये आगे यूज होंगी, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि फोर्स हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स जो हमारी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का सिंबल है एफ। अब हम बताएंगे कैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। इसके ऊपर हमें ऐसे एरो लगाना होता है। मैंने कहा आपसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे एरो लगाना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे एरो लगाना होगा, ठीक है। या फिर आप फोर्स को ऐसे बोल्ड करके भी, ऐसे देखो ऐसे डार्क डार्क कर दो, इसको हम कहते हैं बोल्ड लेटर, ऐसे भी लिखोगे तब भी ये सही होगा आपका। पर आप ऐसे ही लिखना, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिखते हैं और हम भी ऐसे ही लिखते हैं अभी तक, ठीक है। तो आप ऐसे मत लिखना, ऐसे ही लिख देना, वैसे लिखते ऐसे भी हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सारी की सारी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन 4 ही तरह की नहीं होती। कहीं तुम सोचते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस मेरा इंडिया इज द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। अच्छा, मुझे ना इस चीज में बहुत दिक्कत होती है, ईस्ट इधर वेस्ट इधर, मैं भूल जाता था बार बार, तो इस चीज को याद कर लेना कोई ट्रिक देखकर, ठीक है। अब देखो, एक डायरेक्शन आपको ऐसे भी मिलेगी क्वेश्चंस में, इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देखो नॉर्थ ऐसे, ईस्ट ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको, बताओ जल्दी, साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बेसिस पर हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने बताया है। ये आपका एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, पहले आप खुद करना तब मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है, 5 न्यूटन बनाना है आपको 37 डिग्री पे, ईस्ट ऑफ साउथ। देखो हमें ये तो पता चल गया, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ईस्ट ऑफ साउथ, ये होगी डायरेक्शन कुछ, ठीक है, ऐसे बनेगा। बट ये जो 5 न्यूटन दिया है ना, 5 न्यूटन, इसका क्या मतलब है? देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा, या तो आप स्केल से बनाओगे ना यार, 1 सेंटीमीटर होगा 1 न्यूटन के, न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट, ठीक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट। अब 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 5 न्यूटन के, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर का आप बनाओगे ना 5 न्यूटन, तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, मैंने क्या बताया था, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड बताती है, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी ये लाइन और ऐसे आपको एरो लगाना है।
नॉर्थ साउथ, हाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नहीं आता तो मोशन की वीडियो देखो, ठीक है। 30 डिग्री ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, इधर वाली, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ऊपर, तो कुछ ऐसे जाएगा। और ये जो कहा है ना 30 डिग्री, ये जो इसका एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री ही होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। और ये जो इसकी लेंथ है, ये आपकी होनी चाहिए 2 मीटर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, इस तरह 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड के अलॉन्ग तो आप बनाओगे 2 मीटर की। तो बस ये था आपका क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिलेट होते हैं वेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। मतलब अगर हम एक वेक्टर को, मान लो ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये इसकी हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पाई रोटेट कर देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पाई क्या होता है, देखो पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। और तो 2 पाई क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री। मतलब अगर मैं 360 डिग्री से रोटेट कर देता हूं ऐसे, देखो ऐसे रोटेट किया और वापस मैं इसको इसी पोजीशन पर ले आया, ठीक है, तो क्या वेक्टर ना चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं चेंज होगा, देखो एक तो इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, वापस ये इसी डायरेक्शन में आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं मैंने चेंज करा। अगर इसको हम गोल घुमाते हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा क्या, ये इतनी लेंथ से इतनी लेंथ हो जाएगी इसकी, कुछ नहीं होगा। तो अगर हम रोटेट करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम देगा आपको। हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, द वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब जो एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है, ये पैरेलल शिफ्ट कर सकता है। एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, अगर एक वेक्टर कुछ ऐसे है ना, इसका कितनी लेंथ होगी, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ना, और ये जो वेक्टर है हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हम इसको यहां पर बना सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, इसका ये जो मैग्नीट्यूड है ना 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ भी 2 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये 2 सेंटीमीटर है क्या, मैग्नीट्यूड ही तो है। और ये जो इसका हेड है, ये किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इधर ही तो शो कर रहा है। तो इसकी जब आप पैरेलल शिफ्ट करते हो तो पहले वाले डायरेक्शन से सेम होना चाहिए जब आप पैरेलल शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, बट आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये इसलिए सिखाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम देगा। अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तब ये काम देगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। क्या कहता है, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मतलब जो एक, मान लो ये 2 वेक्टर है, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये मान लो ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलर, जो एंगल है ना 2 वेक्टर के, इज द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। टेल टू टेल, इसने कहा टेल टू टेल, जब 2 वेक्टर्स ज्वाइन होते हैं, जो उनका छोटे वाला एंगल होता है ना, वही एंगल होता है 2 वेक्टर्स के बीच का। अभी देखो 2 एंगल है ना, एक ये है एक ये है, तो ये जो छोटे वाला एंगल होगा इसको ही हम कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ये है। ये मान लो ये 250 है और ये आपका 110 है, तो इसका एंगल क्या होगा। अगर मैं पूछ लेता हूँ 2 वेक्टर के बीच के एंगल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 110, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और एक चीज और, ये जो थीटा होगा ना किसी भी 2 वेक्टर के बीच का, ये कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। अच्छा, एंगल क्या होता है 2 वेक्टर्स के बीच का, जो स्मॉलेस्ट वन होता है, ठीक है। चलिए, और एंगल देखो कहां से कहां लाई करता है, जो आपका थीटा होता है वो या तो छोटा या फिर इक्वल होगा 0 डिग्री से, और या फिर छोटा होगा इक्वल होगा 180 से, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता आपका एंगल। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो 300 डिग्री ये है और ये कितना होगा, इन्होंने ये पूछ लिया यार, आराम से बता सकते हो। 360 में से अगर हम 300 डिग्री माइनस कर दें तो आपका सिंपली ये आपका एंगल आ जाएगा। तो कितना आएगा, थीटा यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 220 है, ये 140 है, तो स्मॉलेस्ट वन कहा था ना, तो स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, 140 है। अच्छा, अब इसमें बताइए क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 120। अच्छा, पक्का ये आंसर है, देख लो एक बार ध्यान से, देखो जल्दी फिगर देखो फटाफट, कुछ तो गलत है। अरे यार मैंने कहा नहीं था क्या, टेल से टेल, ये तो हेड हो गया। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था,
तो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर का हेड जुड़ गया, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे सही करने के लिए करनी पड़ेगी पैरेलल शिफ्टिंग, जो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखो, ये जो ए वेक्टर था और ये जो बी वेक्टर आपको गिवन था, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके आगे नहीं ला सकता, ऐसे ला सकता हूं ना। देखो कुछ नहीं करा मैंने, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, ना डायरेक्शन चेंज की, बस इसको आगे ले आया थोड़ा सा। अब आप बता सकते हो, देखो ऐसे था ना कुछ, अब मैं इसको आगे ले आया बी वेक्टर को। अब ये आपको कितना गिवन था, 120। अब बताना है इनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, पैरेलल शिफ्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए अब आपको एंगल बताना है, बताओ कैसे बताओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये टोटल कितना है, 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर दो यार 120 डिग्री। क्या आ गया आपका आंसर, 60 डिग्री आंसर आ गया। बस ये था, कुछ नहीं था पैरेलल शिफ्टिंग। चलिए अब आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। ये क्या चीज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। जो मैग्नीट्यूड होता है ना किसी भी वेक्टर का, वही उसका मॉड्यूलस होता है वेक्टर का, ठीक है। द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर ए, मतलब कोई भी अगर आपको वेक्टर दे देता है, मान लो ए वेक्टर आपको दे दिया, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके मॉड्यूलस को। तो क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने मॉड्यूलस पढ़ा भी होगा, दो डंडे से लगाते हैं, उसके बीच में लिखकर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप सिंगल लेटर ए से भी उसको रिप्रेजेंट करते हो, विदाउट एरो नहीं लगाना आपके उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारी सेकंड टाइप आती है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, दो द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, ठीक है, या फिर सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक वेक्टर इधर की मूव कर रहा है। अब अपने मन में सोचो यार, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। देखो डायरेक्शन जो है वो तो सेम है, दोनों इधर की तरफ ही, बट मैग्नीट्यूड साफ साफ दिख रहा है। देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसकी लेंथ कम है, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर होंगे। अब ये बताओ, ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी सेम है। अब एक चीज और ध्यान से मुझे बताना, ये है 5 न्यूटन का वेक्टर, ठीक है, और ये है 5 मीटर पर सेकंड का वेक्टर। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, जल्दी बताओ। डायरेक्शन इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, 5 और 5, ठीक है। नहीं होंगे, बिकॉज यार यूनिट भी मैटर करती है। ये ना सेम यूनिट होगी ना, जब न्यूटन न्यूटन ही होगी दोनों तरफ, तब वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड होगी, ये वेलोसिटी होगी आपका, ये फोर्स हो गया, तो ये ऐसे भी इक्वल नहीं होंगे। जब आपकी यूनिट्स भी सेम होंगी तभी इक्वल होंगे। चलिए अब आती है थर्ड टाइप, नेगेटिव वेक्टर। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। देखो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। लाइक इन द फिगर कि एक वेक्टर तो ए है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बट नेगेटिव का, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। बस यही है नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। देखो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए, भले ही इनका मैग्नीट्यूड अनसेम हो, मैग्नीट्यूड ना इक्वल हो, बट इनकी जो ये पैरेलल होने चाहिए बस, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। और जो इनके बीच में थीटा होगा, मतलब एंगल होगा, वो होगा 0 डिग्री, पैरेलल के केस में, ठीक है, पैरेलल के केस में। और एंटी पैरेलल के केस में देखो, एक वेक्टर आपका ऐसे होगा, दूसरा वेक्टर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और जो इनके बीच का एंगल होगा, थीटा होगा, वो होगा आपका 180 डिग्री, एंटी पैरेलल के केस में। अब आता है हमारे फिफ्थ पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर विच हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल लाइंस में, स्ट्रेट लाइन में हम वो दोनों एक्ट करेंगे। लाइक इन द फिगर ए बी सी, तीनों टाइप्स हैं इसके कोलिनियर वेक्टर के। देखो लाइन सेम है, भले ही उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, बट वो पैरेलल होने चाहिए स्ट्रेट लाइन में, बस यही होता है आपका कोलिनियर वेक्टर। अब हमारा आता है 6 पॉइंट, को प्लेनर वेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक सेम प्लेन में लाई करें। इसको हम समझते हैं वीडियो से। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक प्लेन क्या होता है, मान लो एक प्लेन है, ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसे अगर मैं एक वेक्टर ऐसे पकड़ता हूँ और दूसरा वेक्टर ऐसे, ये किसी भी मान लो, पर वेट, देखो ये दो वेक्टर्स हो गए, इनके बीच में कुछ एंगल है ये रहा, ठीक है। अब एक प्लेन पे ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। एक प्लेन पे देखो, प्लेन तो ये भी है, ऐसे ऐसे हो जाएगा प्लेन, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर दूं, प्लेन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स हमेशा
एक प्लेन पर लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर ही होंगे। अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करता हूं तो थ्री डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी दिखा देते हैं, 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको ऐसे थ्री डायमेंशन में कुछ ऐसा होता है। देखो 3 एक्सिस है। अब ये कभी भी एक प्लेन पर लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा ये दो दो एक प्लेन पर होंगे, या फिर ये दो एक प्लेन पर होंगे, ठीक है, या फिर ये दो एक प्लेन पर होंगे। ये तीनों तो कभी भी एक प्लेन पर हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये 3D है ना। ये मान लो ऐसे होगा कोई एक प्लेन, देखो ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे स्ट्रेट कर दूं, मतलब यार, तो सिंगल प्लेन होंगे ना। ये देखो सिंगल प्लेन, तो एक प्लेन पर लाई करते हैं। बस यही था आपका कोप्लेनर। अब हमारा नेक्स्ट आता है 7th, को इनिशियल वेक्टर। ये कैसे वेक्टर होते हैं? ऐसे दो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब वो एक ही जगह से चले। जिस तरीके से फिगर में देखो, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के दोनों ओ पॉइंट से ही चले हैं। बस यही होता है आपका को इनिशियल वेक्टर। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट बात वेक्टर के टाइप का, जो कि है 8th पार्ट, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मतलब होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बस उसकी कुछ डायरेक्शन होती है, हैज द सेम डायरेक्शन, मतलब कुछ डायरेक्शन है एज आउट ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं? ए के ऊपर ना कि कैप सी लगा देते हैं, और इसको वाकई हम रीड भी कैसे करते हैं? कैप ही कहते हैं इसको, ठीक है। ए कैप या फिर बी कैप या फिर सी कैप, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है उसके ऊपर हमें कैप लगाना होता है। इसका फॉर्मूला है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन, जो ये ए है ना नीचे, ए वेक्टर के नीचे जो ए है, ये है मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स, आज वीडियो का होता है दी एंड, ठीक है। आज हमने सब कुछ वेक्टर का एक बढ़िया सा इंट्रो पढ़ लिया। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा ही टाइम लगता है यार वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा आप लाइक वगैरह का ध्यान रखा करो। लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।